रहेंगे तो आपको उनको पढ़ के जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और मेरे साथ साथ करते चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सही विकल्प है 96 और 404 का एचसीएफ पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 96 और 404 के गुणनखंड कर लेंगे। तो जब 96 के गुणनखंड करते हैं हम तो कुछ इस तरह से हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं, और 404 के करेंगे इसी तरह। उन्होंने प्रश्न में चूंकि एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ जो है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वो जो है एचसीएफ है। तो यहां पे देखें ये दोनों जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। इस तरह जो हमारा एचसीएफ है वो 2 गुणे 2 यानी 4 आ जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है दूसरा विकल्प बा यानी 4 है। चलिए आगे के और प्रश्नों को करते हैं। दूसरा प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो आपको जो है याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। द्विघात समीकरण में अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है द्विघात बहुपद में। तो आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर अल्फा इंटू बीटा का मान c/a यानी हमारा जो विकल्प नंबर फर्स्ट है वो सही है। तो इस प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है हमारा उसका उत्तर हो जाएगा 2। आपको क्या करना है, प्रश्न को बार बार जो है रिपीट करना है जिससे हमें वो प्रश्न कंठस्थ हो जाए। जिस तरह अल्फा इंटू बीटा पूछा है इसी तरह पेपर में आता है अल्फा प्लस बीटा का मान भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये जो मान है ये -b/a के इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। ये जो है हमारे उदाहरण का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है x² -3 के हमसे शून्यक पूछ लिए उसने। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 0 के बराबर रख देंगे, माइनस के 3 का पक्षांतर होगा तो ये 3 आ जाएंगे। इस तरह x का मान प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो इसके जो 2 शून्यक हैं वो प्लस माइनस √3 है। तो ये जो विकल्प वाला फर्स्ट है हमारा ये विकल्प वो सही हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो हमारा पहला विकल्प है वही सही उत्तर है। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। यहाँ पे हमें अध्याय 3 से विकल्प दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 जो है 2 समीकरण दिए गए और इसका हमसे हल पूछ लिया। तो आपको याद हो कि जब ये वाली कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये जो शर्त है ये कोई हल नहीं की शर्त है, कोई हल नहीं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर है हमारा कोई हल नहीं है। याद रखना आप इन तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न पेपर में 100% हर वर्ष आता है। तो आपको इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। तो आप देखें इस प्रश्न का उत्तर है कोई हल नहीं, यानी जो हमारा विकल्प बा है वो सही हो जाएगा। तो चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प हमारा बा नंबर का है, कोई हल नहीं होगा। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न करते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न में हमें जो है x - 2y बराबर 0 दिया हुआ है और 3x प्लस 4y -20 बराबर 0 दिया हुआ है। ये 2 समीकरण दिए हैं और हमसे पूछा है कि रेखाएं इससे प्रतिच्छेद करेंगी। इन दोनों समीकरणों से बनी हुई रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समबांती होंगी, या फिर इनमें से कोई हल नहीं। ये 2019 के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं अभी। तो आप देखें सबसे पहले इसमें हम a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 निकाला हमने, 1/3 आ जाएगा। b1/b2 निकालेंगे, माइनस के 2/4। अगर हम इसे सरल कर लें तो आप देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस के 1/2। c1/c2 भी निकाल लेते हैं। तो c1/c2 का मान देखें आप, इसमें 0 ही है, यहाँ पे माइनस के 20 है, तो इसका उत्तर तो 0 ही आना है। यहाँ पे हमें स्पष्ट हो रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो यहाँ जो है स्पष्ट है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के।
तो इस तरह से हमारा जो उत्तर नंबर है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये जो कंडीशन आती है ये अद्वितीय हल या फिर हम कहें प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका केवल एक हल होगा और जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। तो हमारा जो विकल्प नंबर प्रतिच्छेदी पहला ही विकल्प है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। तो आपको पहले विकल्प यानी प्रतिच्छेद करती हैं पे टिक कर देना है। चलिए आइए छठवें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। छठवें नंबर पे भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो शर्त दी गई है हमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये वाली शर्त में दी हुई है। आपको याद हो ये वाली जो शर्त है ये अनंततः अनेक हल की शर्त है। जब हमें ऐसी शर्त दी जाएगी तो आपको उत्तर लिखना है अनंततः अनेक हल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो चौथा विकल्प है हमारा दा नंबर का, अनंततः अनेक हल होंगे। चलिए इसके आगे वाला करते हैं। सातवां, आपको याद रखना है कि ये वाली शर्त और ये वाली शर्त, आपने देखा होगा कि प्रश्न आ ही रहे हैं इससे, तो हमें ये तीनों शर्तें बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है। चलिए सातवें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सातवें नंबर में हमें AP दी हुई है 10, 7, 4 और इसमें जो है हमसे उन्होंने 11वें नंबर का विकल्प पूछ लिया है। चलिए 10वां पद पूछा है, सॉरी, तो 10वां पद निकाल लेते हैं। A10 पूछा है, तो A10 होता है A+9D। A+9D, A का मान यहाँ पे 10 है प्लस 9 गुणे D का मान निकाल लेंगे, 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3। तो यहाँ जो D का मान है वो -3 है। इस तरह से जो हमारा उत्तर है 9×3 = 27 -17 आ जाएगा। और -17 देखें हम अपना कौन सा विकल्प है, तो चौथे नंबर का यानी दा नंबर का विकल्प हमारा सही है। तो इसमें जो है -17 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये 2020 में आया था हमें। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे वाले प्रश्न में उसने हमसे इस बार जो है द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है हम पहले ही पढ़ चुके हैं -b/a। तो इसमें जो है -b/a पहला ही विकल्प है हमारा, तो वो सही हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये वृत्त वाले अध्याय से आ गया। यदि एक बिंदु P से केंद्र O पर वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हों तो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA का मान पूछ लिया उसने। इसके लिए हम वृत्त बनाएंगे जल्दी से एक। इस तरह से हमारी दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। यहाँ पे बिंदु P स्थित है, ये A है, ये B है। हम सभी जानते हैं कि स्पर्श बिंदु और जो त्रिज्या है केंद्र से मिलाने वाली वो स्पर्श बिंदु पर समकोण पर रहती है। इसी तरह यहाँ भी लंबवत होती है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इन्होंने जो है हमसे कोण POA पूछा है, ये वाला कोण पूछा है, ये वाला POA पूछा है उन्होंने हमसे। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो पूरा कोण है इन्होंने हमें 80 डिग्री दिया हुआ है। ये दोनों 180 हैं, ये एक चतुर्भुज बन गया। हम चाहें तो इस कोण को आधा कर सकते हैं, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसे पूरे को एक चतुर्भुज बना लें। तो चतुर्भुज OAPB में इन सभी कोणों को हम जब जोड़ेंगे, यानी चारों कोणों को, कोण AOB प्लस AOB पहला कोण हो जाएगा हमारा, फिर दूसरा कोण ये OBP प्लस तीसरा कोण APB प्लस चौथा कोण यही वाला ले लेंगे PAO, बराबर होना चाहिए 360 डिग्री। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए सबका मान रख देते हैं। कोण AOB हमें पता नहीं है, OBP ये वाला कोण 90 हो गया, अगला कोण 80 है और फिर इसका अगला कोण 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा 360। यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इन तीनों को जोड़ने पर हमें मिला प्लस
90 और 90 180, 180 और 80 260। तो ए और बी 360 में से 260 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 100। लेकिन हमें तो चाहिए पी ओ ए, हमें तो इसका आधा कोण चाहिए। तो कोण पी ओ ए बराबर आ जाएगा 1/2 कोण ए ओ बी। तो इसमें हमें उत्तर में लिख देना है 1/2 गुणे 50 100, यानी उत्तर आ जाएगा 50। तो इस तरह पी ओ ए का जो मान है, यानी हमारा जो 9वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर है वो 50 है, यानी पहला ही विकल्प सही है। तो इस तरह 9वें प्रश्न का उत्तर जो है 50 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, इसे एक चतुर्भुज मान लेना है पूरे को। इन दोनों का हमें पहले से ही पता है 90 90। आप चाहें तो इस कोण का मान 80 180 होता है इन दोनों का योग, तो आप इनको भी कर सकते हैं। ये तरीका सबसे सरल है, सबसे आसान है, इसी से करिएगा। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 10वें नंबर पे हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है और त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक थ्योरम काम आएगी। चलिए पहले एक चित्र बना लेते हैं जिसमें दोनों त्रिभुज हमें मिल जाएं। ए बी सी, ये हम 10वें नंबर का प्रश्न हल कर रहे हैं और उसने हमसे पूछा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात पूछ लिया हमसे। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे ये मध्य बिंदु पर बिंदु डी स्थित है, तो हमने यहाँ पे बिंदु ई लेकर एक त्रिभुज का निर्माण किया। अब उसने हमसे इस वाले त्रिभुज यानी बी डी ई और पूरे त्रिभुज ए बी सी का अनुपात पूछा है। अगर हम जो एक प्रमेय कहती है समरूप त्रिभुजों की प्रमेय, चूंकि दोनों त्रिभुज समबाहु है तो दोनों के दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप त्रिभुज बी डी ई। इस प्रश्न में जो त्रिभुज है हमारे वो दोनों के दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों की परिभाषा कहती है कि समरूप त्रिभुजों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम बी डी जो भुजा है और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु पर स्थित है, तो यहाँ पे बी डी बराबर है डी सी। जब बी डी बराबर डी सी है तो जो हमारी बी सी भुजा है, बी सी भुजा ये इन दोनों को जोड़ने से बनी है बी डी प्लस डी सी। तो अगर हम इसे 2BD लिख लें, यानी बी डी प्लस डी सी की जगह भी चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो बी डी लिख लें, तो ये हो जाएगा 2BD। इस तरह बी सी की जो वैल्यू है वो 2BD आ जाएगी। अब जो है इन क्षेत्रफलों का जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है उसका जो है बी सी का वर्ग बटे जो त्रिभुज हमारा बी डी है इसकी भुजा हो जाएगी बी डी का वर्ग। तो अगर बी सी का हम मान देखें यहाँ से तो यहाँ पे 2BD, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4BD स्क्वायर। इस तरह नीचे आ जाएगा BD स्क्वायर, BD से BD कैंसिल हो जाएगा। इस तरह दोनों जो त्रिभुज हैं हमारे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE का जो अनुपात है वो आ जाएगा 4:1 और ये जो है विकल्प नंबर सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये 2020 की परीक्षा में आया था। चलिए इसके आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 SCF 91 और 21। अब SCF 91 21 हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 91 के गुणनखंड कर लेंगे और 21 के भी गुणनखंड कर लेंगे। तो 7 गुणे 13, 13 7 91 हो जाएगा और 30 7 21। तो यहाँ पे दोनों के गुणनखंड कर लिए हमने। दोनों के गुणनखंड करने के बाद आप देखें कि इन दोनों में ही ये 7 जो है कॉमन है। तो जब कॉमन है तो इस तरह इस प्रश्न का जो उत्तर है यानी SCF 91 21 वो हो जाएगा 7। तो जो विकल्प हमारा 7 है वो सही है, यानी 12 नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल
सही है तो हम जिस पे टिक कर देंगे। 12 नंबर का विकल्प लगा लो सभी लोग, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें नंबर का प्रश्न करते हैं। 12वें नंबर का विकल्प जल्दी से पढ़ लेंगे हम। समीकरण दिए हुए हैं दो, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, और एक और दिया है माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस 1 बराबर 0, और इसमें हम पे समीकरण निकाय का हल पूछा है। तो वापस से हम यहाँ से a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। इन दोनों की तुलना कर दो, यहाँ पे 1 है गुणांक तो 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 3। b1 बटे b2 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे माइनस 6। इसे थोड़ा सा सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1 बटे 3, ठीक है, या फिर 1 बटे माइनस 3। तीसरा निकाल लेंगे c1 बटे c2। c1 बटे c2 निकाला हमने 5 बटे 1। यहाँ पे आप देखें कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 दोनों का सेम मान है, तो इस तरह a1 बटे a2 बराबर आ जाएगा b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर, ये जो शर्त है हमारी, ये कोई हल नहीं की है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी जो 12 नंबर का विकल्प है वो हमारा सही है, कोई हल नहीं। तो जो है इस प्रश्न का उत्तर बा आ जाएगा, 12वें का उत्तर हो जाएगा बा, कोई हल नहीं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 13 करते हैं हल। 12 तक के हो गए हमारे क्वेश्चन और हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। चलिए 13वें नंबर का करते हैं। 13वें नंबर में हमसे वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन आ गया है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग पूछ लिया। तो ये तो बहुत ही आसान है। 13वें नंबर का जो उत्तर हो जाएगा हमारा शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a। तो ये बहुत आसान है हमारे लिए, तो हमने माइनस b बटे a कर दिया। अगला देखते हैं, इसमें हमसे द्विघात समीकरण x², तो जो हमें समीकरण है वो है x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, इसका हमसे विभक्त कर पूछ लिया, यानी b² माइनस 4ac का मान। विभक्त कर का सूत्र याद रखना है, पेपर में विभक्त कर का सूत्र भी पूछ लेता है। तो b² माइनस 4ac, तो सबसे पहले b² करेंगे, यानी माइनस के 4 का स्क्वायर। यहाँ पे जो a का मान है वो 1 है, b का मान माइनस के 4 है और c का मान 4 है। ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। तो विभक्त कर का मान निकाला हमने, माइनस के 4 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 है और c का मान 4 है। तो इस तरह ये 16 हो जाएगा, ये 4 चौको 16, तो इस तरह आ जाएगा 0। तो इस तरह इस समीकरण के जो विभक्त कर का मान है वो 0 है। तो हमारा विकल्प कौन सा विकल्प है, ये सी, सा नंबर का विकल्प 0 सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो आपको याद रखना है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो केवल एक होती है, सिंगल होती है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है वो कितनी होती है, एक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आगे जो है हम 16वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो है विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा सही, पहला ही विकल्प है। 16वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। बिंदु 0,5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 का मान 0 हो जाएगा, y1 का मान 5 हो जाएगा। ये हम प्रश्न क्रमांक 16 कर रहे हैं। y1 का मान, दूसरा बिंदु जो है -5 0 दिया हुआ है, तो x2 का मान -5 और y2 का जो मान है वो 0 हो जाएगा। चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा लेते हैं, यानी PQ बराबर दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यानी माइनस के 5 माइनस x1 यानी 0 प्लस y2 यानी 0 माइनस के 5 का स्क्वायर। यहाँ -5 ही बच रहे हैं तो -5 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 25। इसी तरह यहाँ भी माइनस के 5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। तो इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा रूट में 50, या फिर इसे हम हल कर लेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5, 50 के गुणनखंड हो गई है।
इसमें जो है 5 कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो 5√2 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 16वें प्रश्न का जो उत्तर है वो 5√2 है। चलिए जल्दी से मानक रूप पूछ लिया द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो बहुत सरल है। मानक रूप यह आ जाएगा ax² + bx + c बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा है भाई, इसमें देखो बहुत सारे दिए गए, तो 7 नंबर का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, ax² + bx + c बराबर 0। तो 17वें क्वेश्चन में उत्तर नंबर 7 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 18वें नंबर में हमें जो है एपी दी हुई है। तो एपी जो आपको दी गई है वो आपको दिख रही होगी। तो एपी में जो ए का मान है वो -3 है। एपी से डी का मान निकाल लेंगे, यानी दूसरा पद है -1/2 में से हम घटा देंगे -3, तो ये -3 घट जाएंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब इसे भिन्न को हल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, तो -1 + 6 और बटे में आ जाएंगे 2, तो इस तरह 5/2 जो है हमारा डी का मान हो जाएगा। अब उसने पूछा है 11वां पद, तो 11वां पद निकाल लेते हैं भाई, a + 10d। a + 10d करेंगे भाई, a का मान आपको भी सभी प्रश्नों को साथ साथ ही हल करते जाना है। a का मान हो जाएगा -3 + 10d, यानी 10 × 5/2। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 25 हो जाएगा, तो -3 + 25, तो उत्तर आ जाएगा 22। तो देखते हैं भाई ऑप्शन में है कि नहीं। तो 12 नंबर का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो आप जल्दी से इसे कर लीजिए। तो 18वें जो क्वेश्चन है हमारा, उसका उत्तर जो है 12 नंबर है 22। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 चलते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ ली इसने। तो आपको याद रखना है, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो L = r² + h² होता है। √r² + h², ये जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु की, ये जो है इस तरह से होती है, ये h है हमारा, ये r है, तो L बराबर, ये चूंकि समकोण त्रिभुज बन जाता है यहाँ पे, इसलिए L का मान जो है पाइथागोरस थ्योरम से r² + h² होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न यानी 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न 2 बार पूछा गया है, 6 और 20, यानी जो हमारा उदाहरण का क्वेश्चन है पहले अध्याय का, वही पूछ लेता है वो बार बार। 6 और 20 का HCF पूछा है उसने। तो 6 और 20 का HCF निकाल लेंगे भाई, 2 × 3 और ये हो जाएगा 2 × 2 × 5। 6 और 20 के जल्दी से हमने गुणनखंड किए, हमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें 2 मैच कर रहा है, इसलिए जो इसका HCF है वो हो जाएगा 2। तो इस तरह जो 20वें प्रश्न है उसका उत्तर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 21 करते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो आप सभी को पता है कि त्रिघात बहुपद के जो शून्यक हैं वो कितने हैं, 3। द्विघात बहुपद के 2, त्रिघात बहुपद के 3 और रेखिक बहुपद का शून्यक होता है 1। तो आपको इस प्रश्न में उत्तर लगा देना। ये 21वें नंबर का हमारा प्रश्न है, इसमें उत्तर आएगा त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वे 3 होंगे। 22 में चलते हैं भाई। 22वें प्रश्न में उसने हमसे जो है अद्वितीय हल होने की शर्त पूछ ली। a1x समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरणों में हमें जो है रेखिक समीकरण युग्म दिए हैं इन्होंने दोनों, और इसमें अद्वितीय हल की शर्त पूछ ली। तो अद्वितीय हल की शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। चलिए अगला चलते हैं भाई, 23वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसमें जो है विविक्त कर वाली शर्त दे दी, यानी मूलों की प्रकृति बता दी हमें, और हमसे विविक्त कर की शर्त पूछ ली। तो आपको याद रखना है कि जब कोई मूल नहीं होते तो b² - 4ac का मान 0 से कम होता है, यानी ऋणात्मक होता है, ऋण में होता है। तो आपको याद रखना ये नॉक होनी चाहिए b² - 4ac की तरफ, तो इसका मान 0 से छोटा होता है। तो ये देखते हैं भाई ऑप्शन नंबर जो दा है,
वो सही है। ये 2024 में पूछा गया था हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन 24वें नंबर का करते हैं। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल। लास्ट ईयर 2 प्रश्न बहुत कठिन आए थे। जैसे ये थेल्स का जो है समयकाल पूछ लिया था, तो इसका पहला ही विकल्प सही है। ईसा पूर्व से 640 से 546, यानी पहला ही विकल्प जो है इसका सही है, 640 से 546 ईसा पूर्व तक। चलिए अगला 25वां करते हैं। 25 में फिर से हमसे दूरी पूछ ली, तो दूरी निकाल लेंगे भाई हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से करेंगे इसको। तो आपको दोनों बिंदु दिख रहे होंगे, तो हम जल्दी से x2 माइनस x1 करेंगे, तो माइनस के 2 और माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस के 3 है, यहाँ पे माइनस के 2 है का होल स्क्वायर। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो भी माइनस के 5 हो जाएंगे। इस तरह इस प्रश्न में ये भी 25 और ये भी 25, तो टोटल हो गए 50। लेकिन प्रश्न में अंडर रूट में उत्तर नहीं दिया है, उन्होंने क्या किया, दशमलव में उत्तर दे दिया हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है भाग विधि से हल कर लेंगे। तो 50 को जब आप भाग विधि से हल करेंगे तो 50 के लिए 2 का जोड़ा बन गया, ये हमारा 2 का जोड़ा बना, यानी 7 सतें 49। ठीक है, तो ये 49 हो गया, एक बचा, यहाँ पे हमने डबल जीरो ले लिए, तो यहाँ देखें 7 हो गया, 7 और 7 को जोड़ा तो 104। यहाँ पे डबल जीरो रखने के बाद भी अगर हम यहाँ पे जीरो रखते हैं तो यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, यानी इसमें एक दशमलव के बाद जीरो लगना है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा हमने और ज़ीरो लग गया। हमने जैसे ही यहाँ पे 2 जीरो और लिए, तो अब जो है हमें यहाँ पे ज़ीरो रखने के बाद एक और नया नंबर रखना है जिससे भाग चला जाए। तो आपको क्या करना है, 14 का जो भाग है सबसे पहले शुरुआत के 3 अंकों में देना है। तो 14 सतें 14 चौचंग 84, 14 सतें 98। तो यहाँ पे 7 बार जाने के इसके प्रबल चांस हैं, तो हम यहाँ पे 7 रख देंगे। चलिए देखते हैं भाग जाता है कि नहीं। 7 सतें 49, ठीक है, 14 सतें 98, तो यहाँ पे इन्हें घटा देंगे, ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो लगभग इसका जो उत्तर है वो 7.07 है। तो ऑप्शन नंबर बा सही है। तो जो 25वां है उसका उत्तर है बा, 7.07। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में इसने हमसे वर्ग समीकरण या द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख पूछ लिया। तो आपको याद रखना है कि जो द्विघात का जो आलेख होता है वो होता है पैराबोला, यानी परवलय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परवलय, और ये कौन सा ऑप्शन है अपना, सा नंबर का सही है। तो इस प्रश्न में याद रखना आप, द्विघात बहुपद का जो आलेख बनता है वो परवलय बनता है। अगला चलते हैं 27वें नंबर का। इसमें पूछ लिया कि कौन सी ऐसी शर्त है जिसमें जो रेखिक समीकरण युग्म है उनका उत्तर आश्रित होता है और संगत होता है। तो वो जो शर्त है हमारी वो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये जो है हमारे 27वें नंबर का विकल्प हो जाएगा। तो टोटल विकल्प जो अभी तक क्या अपने पढ़े हैं, ये इतने ही विकल्प जो है अभी जो है 2019 से लेके 2024 तक की परीक्षाओं में आए हैं। इन सभी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए अब हम जो है दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके हमारे पेपर में आता है। तो इसको अब हम हल करते हैं। सही विकल्पों के बाद आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को, जिसमें हम सभी रिक्त स्थानों को पढ़ेंगे। रिक्त स्थानों में चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि। तो ये प्रश्न जो है सही विकल्प वाला ही रिपीट हो गया। तो जब भी कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यानी जो पहला प्रश्न है हमारा, जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा होता है 0 से। ये जो है पहले रिक्त स्थान का अपना उत्तर हो जाएगा।
आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता या फिर प्रश्न आ जाए कि काल्पनिक मूल नहीं होता, तो ये उत्तर करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें जो है विभक्तिकर का मान पूछा है। समीकरण जो है 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें विभक्तिकर का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले यहाँ से a की वैल्यू ले लेंगे 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू हो जाएगी 1/3। जैसे हमने एबीसी की वैल्यू निकाली, सूत्र लिखा विभक्तिकर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 घट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 0। तो इस रिक्त स्थान में हमें उत्तर करना है 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्तिकर का हमारा सूत्र है। ये भी पेपर में आ जाता है कि विभक्तिकर का सूत्र बताइए। तो इस प्रश्न यानी हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में समांतर श्रेणी हमें दी हुई है, जिसमें d का मान पूछा है, तो हम आराम जल्दी से दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। 1/2 में से 3/2 को माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। और आप देखें कि 2 एलसीएम लिए 2 आ गया, 1 माइनस 3, तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 2/2 और उत्तर हो जाएगा माइनस का 1। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न क्रमांक तीसरे में जो सार्वंतर का मान हमसे पूछा है, वो d का मान हो जाएगा हमारा -1। चलिए और आगे चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग है। तो आपको याद रखना है कि प्रायिकता में कोई भी प्रयोग हो, उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो है 1 होता है। 1 आपको याद रखना है कि किसी भी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग है वो कितना होता है, 1 होता है। आइए पांचवा प्रश्न लेते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। तो यहाँ पे जो है उसने पांचवें प्रश्न में हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ लिया, तो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। संगत चाप की लंबाई पूछे तो थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये भी आगे मिलेगा हमें प्रश्न जब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक अब छठवां कर लेते हैं। छठवें में पूछा है बेलन के आयतन का सूत्र है। बेलन का आयतन का सूत्र पूछ लिया, तो बेलन का सूत्र आपको पहले से ही पता होगा। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अगला रिक्त स्थान करते हैं। फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। तो वापस से उत्तर कितना हो जाएगा, सातवें प्रश्न का 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न ये दोनों प्रश्न रिपीट हो गए, चौथा और आठवें प्रश्न में उसने हमें दिया हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभविक संबंध है 3 गुणे माध्यक, ऐसा लिखा हुआ है 3 माध्यक और फिर यहाँ पे बहुलक और आगे जो है रिक्त स्थान है। तो याद रखना है आपको कि इस रिक्त स्थान में 2 गुणे माध्य भरना है, 2 गुणे माध्य। ये जो तो तीनों केंद्रीय प्रवृत्तियों में संबंध लिखा हुआ है, ये रिक्त स्थान में भी आ सकता है और जो है हमसे विकल्प में भी और एक शब्द में उत्तर में भी पूछ सकता है कि तीनों केंद्रीय प्रवृत्तियों में संबंध बताओ, या फिर पूछ सकता है माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध बताओ, तो भी हमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 2 गुणे माध्य। आइए 9वें प्रश्न को करते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया हमने, तो ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि कोई कोई क्वेश्चन बहुत इजी आ जाता है। आगे करते हैं 10वें प्रश्न का उत्तर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम सभी जानते हैं
कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा हो वो उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से अगर हम कोई सर्कल खींचें तो स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर छू के निकल जाती है। तो इस तरह किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब हम जो है 11वां प्रश्न कर लेते हैं। 11वें प्रश्न में उसने हमसे पूछा है SCF ऑफ AB मल्टीपल बाई LCM ऑफ AB और फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं जिनका SCF और LCM हमें गुणनफल में दिया हुआ है और उत्तर पूछा है क्या होगा। तो आपको याद रखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे SCF। तो यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हमारी वो A और B हैं, तो इस तरह यहाँ पे उन दोनों का गुणनफल यानी A गुणे B हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न वो आपसे अंकों को बदल के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 और 20 लिख दें तो आपको याद रखना है कि SCF गुणे LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई उनका गुणनफल आगे कर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A गुणे B। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8 और इसमें हमें x का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। जैसे ही हमने 3 रखा, 3 का पक्षांतर किया, 8 में से 3 घट गए और y की वैल्यू आ गई 5। तो इस प्रश्न में हमें x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ था, 3 x का मान दिया हुआ है, तो y का मान पूछा है, तो हमने आसानी से पक्षांतर करके y का मान 5 निकाल लिया। चलिए 13वां करते हैं। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह डॉट डॉट कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं वो क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। त्रिघात या त्रिघाती कुछ भी लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न में उसने पूछा यदि प्रथम पद A एवं सार्वांतर D है तो nवां पद, तो nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है nवें पद का सूत्र हो जाएगा। 15वां करते हैं। प्रत्येक वर्ग डॉट डॉट होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप। तो प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं क्योंकि पेपर में इनमें से कोई ना कोई तो 100% आएगा। चलिए 15 प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम अगला जो है 16वां प्रश्न करते हैं। चलिए 16वां प्रश्न करते हैं। 16 प्रश्न में दिया हुआ है एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती है। तो ऐसी रेखा कहलाती है अपनी छेदक रेखा। तो जो भी रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी, इस तरह से इस रेखा को हम कहेंगे वृत्त की छेदक रेखा। कभी कभी प्रश्न में ये भी लिख देते हैं वो त्रियक छेदी रेखा, त्रियक छेदक रेखा भी लिख देते हैं, तो वो भी आपको सही कर देना है। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। फिर से पूछ लिया वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछ लिया, तो ये तो अपना पता है हमें पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। किसी वृत्त की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। तो आपको याद रखना है किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या फिर कोटि होती है। वाई निर्देशांक या फिर हम कहेंगे उसकी जगह पे कोटि। तो इस प्रश्न में चूंकि उन्होंने दो विकल्प दिए हुए थे, भुज भरना था या फिर कोटि भरना था, तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोटि। अब आपको ये समझ लेना है कि दूरी से उसका लेना क्या है, यानी दूरी से वो क्या कहना चाहता है प्रश्न। तो देखें कि किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो अगर बिंदु ये हमारा एक्स अक्ष है, अगर वो यहाँ पे कहीं स्थित है या यहाँ पे स्थित है, तो उसकी जो दूरी मापने की है वो तो हमें वाई निर्देशांक की मिलेगा। जैसे यहाँ पे बिंदु है तो हम इस तरह से उसे मापेंगे यहाँ पे, तो उसे जो है एक्स अक्ष से उसकी दूरी कहाँ पे मिलेगी, हमें वाई अक्ष पे मिलेगी। तो उसके जो निर्देशांक है यानी वाई निर्देशांक दूरी हो जाती है। इसलिए किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। चलिए अगला करते हैं 19वें सवाल में एक निश्चित घटना की प्रायिकता। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक, निश्चित घटना की प्रायिकता एक, अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0।
चलिए 20वां क्वेश्चन कर लेते हैं। √3 एक डॉट डॉट है, ये तो बहुत आसान आ गया। तो √3 है एक अपरिमेय संख्या। आप सभी को याद रखना, जितनी भी रूट की संख्याएं हैं प्लस माइनस सारी की सारी जो है एक रिक्त स्थान के रूप में हमें पेपर में मिलेंगी, तो हमें उसमें उत्तर करना है अपरिमेय संख्या। 21वां प्रश्न करते हैं। उसने पूछ लिया, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। अब के रूप में उसे जाना जाता है द्विघातीय सूत्र या फिर द्विघात सूत्र। तो अब उसे जो है द्विघात सूत्र के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना, जो श्रीधराचार्य ने सूत्र दिया था उसे अब हम जो है द्विघातीय सूत्र के नाम से जानते हैं। अब कर लेते हैं 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में उसने हमसे पूछा है, 10वां पद पूछा है, एपी दिया है। तो आपने एपी देख ली होगी, जिसमें पहला पद हमें 5 दिया हुआ है। अब हम डी का मान निकाल लेंगे। तो दूसरा पद यानी जो 10 है हमारा, उसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे, तो डी का मान आ जाएगा 5। अब इसने हमसे चूंकि 10वां पद पूछा है, A10, तो ये होता है A+9D। तो A+9D यानी A का मान 5 रख देंगे, 9 में D का गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। 9 पना 45 और 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 50। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50। आइए अब प्रश्न क्रमांक 23 करते हैं। इसमें पूछा है, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समबाहु। आपको याद रखना है कि त्रिभुजों में सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये जो है प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा। इसमें दो विकल्प भी हैं, समद्विबाहु और समबाहु, तो हमें आसानी से समबाहु त्रिभुज लिख देना है। चलिए, इस प्रश्न के बाद अब हम जो है 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब हम जो है 24वां प्रश्न करते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19। तो यहाँ जो है ए का मान हमें 7 दिया हुआ है, डी का मान 13 में से हम 7 को घटा देंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को, तो यह आ जाएगा 6। और इसने हमें जो है पदों की संख्या यानी एन का मान पूछ लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एनवा पद हमारा एपी का 205 है। अब जब एनवा पद 205 है तो A+n-1 इंटू डी भी 205। अब इसमें ए का मान रख देंगे हम, 7 + n-1 इंटू डी यानी 6 बराबर 205। सबसे पहले 7 का पक्षांतर करें आप, तो 205 - 7, जैसे ही घटाएंगे 198 बचेंगे। n-1 ये जो 6 लिखा हुआ है इसका दे देंगे इसमें भाग। तो जैसे ही हम 6 का भाग लगाएंगे इसमें, ये आ जाएंगे 33। n-1 बराबर 33। इस तरह n का मान 33 - 1 आ गया 34। तो इस तरह पदों की जो संख्या है वो कितनी है? 34 है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कर देना है 34। जितने भी n पदों वाले सवाल होते हैं, यानी n पद पूछें, पदों की संख्या पूछें, उनमें आपको हमेशा आखिरी पद को लेते हुए हमें जो है इस तरह से A+n-1 का सूत्र लगा देना है। A का मान रख देना है, D का मान भी मिल जाएगा हमें। सबसे पहले A का पक्षांतर करें, फिर D के से भाग लगाएं, भाग लगाने के बाद 1 का और पक्षांतर कर दें तो उत्तर मिल जाएगा 34। तो इस तरह n बराबर आएगा 34। आइए 25वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। भाई फिर से आ गए लोग, तो सभी कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो आपने देखा कि प्रश्न साल दर साल रिपीट होते हैं, आपको बस इन्हीं प्रश्नों को पढ़ लेना है। आप देखिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे हमें। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 26वां कर लेते हैं। 26 में पूछा है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। संगत चाप की लंबाई तो ये होती है θ/360 × 2πr। संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr, और संगत अब जो त्रिज्यखंड की θ/360 πr²। तो ये जो है 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा θ/360 2πr। 27वां कर लेते हैं।
ये तो बहुत आसान आ गया। फिर से √3 एक डॉट डॉट संख्या है, तो √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो ये जो है हमारे 27वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कर लेते हैं अब। चर x के बहुपद p10 लिखा हुआ है, 10 नहीं है, px है, वहां पे 10 हटा के वहां पे हम x लिख लेंगे। मैं x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुपद की घात। तो आपको याद रखना है किसी भी बहुपद px में x की बहुपद की जो उच्चतम घात होती है वो जो है बहुपद की घात हो जाती है। इसके लिए एक एग्जांपल देख लें आप कि जैसे कोई समीकरण हमें इस तरह से दिया हुआ है x² + 2x + 2, तो यहाँ पे जो बहुपद की घात होगी वो 2 हो जाएगी। यहाँ पे x की घात सबसे बड़ी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज्यादा घात 2 है, तो इस तरह बहुपद की घात 2 हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि किसी भी बहुपद में चर x की जो उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो द्विघाती समीकरण का उत्तर हो गया अपना x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो इस तरह जो है हमने पिछले 5 वर्षों में आए सभी रिक्त स्थान पढ़ लिए हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को करेंगे, सत्य सत्य को। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य को हल कर लेते हैं। अभी तक हमने सही विकल्प और रिक्त स्थान पढ़े, अब पिछले 5 वर्षों में आए हुए हम रिक्त सत्य सत्य को भी पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये बिल्कुल सत्य है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये प्रमेय बिल्कुल सही लिखी हुई थी। चलिए दूसरा करते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, ये भी सत्य है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा देखते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब होता है, बिल्कुल सत्य है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब भी होता है। शीर्ष लंब की जगह पे ऊंचाई भी लिख सकता है वो। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदक रेखा कहते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो 2019 में आए हुए देखें आप 4 प्रश्न जो है लगातार सत्य रहे थे। अब 5वां करते हैं। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। ये जो है असत्य है। उन्नयन कोण के लिए हमें सिर को ऊपर की ओर उठाना होता है। उन्नयन कोण यहाँ पे जो है वस्तु स्थित होती है और हम जो है यहाँ पे हम यानी हमारी जो आंख है यहाँ से हम इस जगह से व्यक्ति यहाँ पे स्थित होता है, तब जाके उन्नयन कोण बनता है। यानी हमें अपनी आंख को अपने सिर को ऊपर की ओर झुकाना, ऊपर की ओर देखना पड़ता है, ना कि नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये जो है 5वां जो प्रश्न है हमारा ये असत्य है। 5वां प्रश्न कैसा है? ये असत्य है। चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 6वें नंबर में है किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। बिल्कुल सही है। संचयी बारंबारता जब हम निकालते हैं तो एक के बाद एक को जोड़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 हमें वर्ग दिए हो और ये बारंबारता दी हो, तो जो संचयी बारंबारता है वो पहली एक, ये एफ है और ये सी एफ है। 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6। इस तरह से संचयी बारंबारता आती है। तो पहले वाले सभी वर्गों को जोड़ने से अगला वर्ग आता है इसमें। चलिए ये सत्य है। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr, बिल्कुल सत्य है। वृत्त की परिधि 2πr ही होती है। 8वें प्रश्न में देखें घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो बिल्कुल घात 2 के अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सत्य हो जाएगा ये। तो आपको याद रखना है कि घात 2 वाले जितने भी बहुपद हैं उनके अधिकतम 2 शून्यक, 3 वाले के अधिकतम 3 शून्यक, रेखिक बहुपद के अधिकतम 1 शून्यक होता है। रेखिक बहुपद का अधिकतम 1 शून्यक। चलिए 9वें प्रश्न को करते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। तो इसे हमने सीखा हुआ है
कि किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होता है, ना कि y निर्देशांक। तो ये जो है असत्य कथन है। चलिए 10वां करते हैं। √2 एक परिमेय संख्या है, ये तो बिल्कुल ही असत्य है। √2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। 11वें में देखते हैं भाई। 11वें प्रश्न में इन्होंने दे दिया कि x और x इंटू एक्स माइनस 1 के दो शून्यक 0 और 1 है। बिल्कुल है भाई, ये सत्य है। अगर हम x इंटू एक्स माइनस 1 के दोनों शून्यक निकालेंगे तो x बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, तो इस तरह से x बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से चलिए अब 12वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे चेक कर लेंगे पहले। 12वें प्रश्न के लिए a बराबर यहाँ पे है 10, d बराबर क्या आ जाएगा? d बराबर आ जाएगा 7 माइनस 10 यानी माइनस के 3। अब इन्होंने कहा 10वां पद -17 है, तो इसका 10वां पद हम निकाल लेंगे भाई। 10वां पद होता है a प्लस 9d। किसी भी एपी का 10वां जो पद है वो होता है a प्लस 9d। ए का मान रख देंगे 10 प्लस 9 गुणे माइनस के 3, तो आ जाएगा 10 माइनस 9 × 27, बचेंगे माइनस के 17। यानी जो ये प्रश्न है हमारा कैसा है? बिल्कुल सत्य है कि ये जो एपी है इसका 10वां पद माइनस के 17 है। समरूप 13वां कर लेते हैं भाई। 13वां प्रश्न, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ये बिल्कुल ही असत्य है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर नहीं होता है ना। तो आपको ये याद रखना है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर नहीं होता है। तो ये असत्य कथन है। शंकु का आयतन πr²h, बिल्कुल गलत है। शंकु का आयतन πr²h नहीं होता, तो ये वाला असत्य हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h, ये होता है शंकु का आयतन। तो इन्होंने जो है बेलन का आयतन दे दिया। अगला करते हैं। अर्धगोले का आयतन 4/3। 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है, अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³, ये भी असत्य है। अर्धगोले का जो आयतन है वो 2/3 πr³ होता है, ना कि 4/3 πr³। तो जो अर्धगोले का आयतन है ये आपको याद कर लेना है कि जो अर्धगोले का आयतन है वो होता है 2/3 πr³। अगला कर लेते हैं 16वें। 16वें में देखो उन्होंने संबंध दिया है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 16वें नंबर का जो संबंध है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसे हम सत्य कर देंगे। आपको याद रखना है कि तीनों में संबंध 3 गुणे माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। रिक्त स्थान का जब हमने सवाल पढ़ा था तो उसमें 2 गुणे माध्य उन्होंने छोड़ दिया था, वही हमसे पूछा था। चलिए 17वें नंबर का करते हैं। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये बिल्कुल असत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा नहीं है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। अब इनने पूछा है बिंदु 7, 1, 18वें नंबर में अगले प्रश्न में बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2 है। चलिए भाई दूरी निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 से जब आप दूरी निकालेंगे हम, तो यहाँ पे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे तो 7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ पे जो दूरी है वो रूट में 49 प्लस 1 यानी आ जाएगी 50। तो 50 को हम रूट में हल कर लेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 5, तो कितनी हो जाएगी? 5 बाहर आ जाएगा, √2। तो ये जो दूरी दी गई थी 18वें प्रश्न में बिल्कुल सही दी गई थी। तो 18वां जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 19 करते हैं। उन्नीसवें प्रश्न में हमें दिया हुआ है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। यहाँ पे उन्होंने बोला है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है,
यदि शंकु एवं बेलन की ऊंचाई एक समान हो तो भाई अपन दोनों को समान कर लेते हैं और देखते हैं है कि नहीं। तो आपको याद हो कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे अगर हम बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को अगर समान कर दें, यानी h का मान और बराबर भी कर दें, आपको इन दोनों को बराबर कर लेना है। तो इन दोनों को बराबर करने के बाद भी 1/3 जो शंकु का आयतन है वो आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, और जबकि बेलन का आयतन आ जाएगा पाई आर क्यूब। क्या ये दोनों एक दूसरे के आधे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल ही असत्य है। जब हमने r बराबर h करके देखा तो h का मान भी r रख दिया, तो दोनों में रखने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये 1/3 होता है, ना कि आधा। चलें 20 में देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं समानुपाती होती हैं। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब ये भाई ये कथन जो है असत्य है। बराबर तो होता है भुजाओं के अनुपात के, लेकिन भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ना कि भुजाओं के बराबर होता है। तो भुजाओं के वर्गों लिखना चाहिए था इन्हें। तो ये असत्य कथन है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। 22वें प्रश्न में दिया है इन्हें कि प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये बिल्कुल सही दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखी है। तो 22वां जो कथन है हमारा वो सत्य है। चलिए 23वां करते हैं। 23वें में हमें दिया हुआ है दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता हो माध्य कहलाता है। ये बिल्कुल ही असत्य है। क्यों असत्य है? ये माध्य नहीं कहलाता है, ये कहलाता है बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार आए वो बहुलक। चलें 24वां करते हैं। 24वां फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि एक ही होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। बहुत आसान हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। वही प्रश्न रिक्त स्थान का रूप ले लेता है, वही प्रश्न सही विकल्प में आ गया, और वही प्रश्न जो है अभी हम सत्य पढ़ रहे हैं तो उसमें भी मिल रहा है हमें। अगला देखते हैं 25वें नंबर का क्वेश्चन। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो बिल्कुल एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक ही होती है, तो ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य। अब करते हैं 26वां। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। तो इस तरह ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला दिया है ये बिल्कुल ही सत्य है। इसको आपको पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो इस तरह हमारे सभी सत्य सत्य जो है 5 वर्षों के पूरे हो गए। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द या वाक्य वाले प्रश्नों को करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में इन्होंने पूछा है 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य पूछा है। तो 1 2 3 4 का समांतर माध्य निकाल लेंगे भाई। तो ये हो जाएगा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, और चूंकि ये 5 ही पद हैं तो ये हो जाएंगे 5 4 9 और 9 6 15, तो उत्तर आ जाएगा 3। तो इस तरह 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य जो है 5 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो माध्यिका का सूत्र लिख देंगे भाई। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीपल बाई यानी गुणा कर देंगे H का। तो ये माध्यिका का सूत्र हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3। घटना E की प्रायिकता और घटना E नहीं की प्रायिकता का मान होता है। तो घटना E और घटना E नहीं की प्रायिकता का मान एक होता है। किसी भी घटना की घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का जो योग है वो एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को करते हैं। 4 में शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र पूछा है, जो कि अब हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। तो आपको क्या करना है, शंकु के छिन्नक की जगह पे
शंकु का आयतन याद कर लेना है। तो शंकु का आयतन आप सभी को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पांचवा करते हैं। पांचवें पूछा एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि किसी भी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी भी वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है 2 है। चलिए अब हम छठा प्रश्न शुरू करते हैं। छठे प्रश्न में है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा याद कर लेनी है, बहुत ज्यादा आती है पेपर में। हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। चलिए सातवां प्रश्न करते हैं। दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो रेखिक समीकरण का जो मानक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये जो है रेखिक समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। आठवां प्रश्न कर लेते हैं। आठवें प्रश्न में समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछा है हमसे। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है हो जाएगा a प्लस डी a प्लस 2d, ये डॉट 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 कर देना है। तो ये जो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन करते हैं। द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का सूत्र। तो विभक्तिकर का जो सूत्र है वो हो जाएगा b² माइनस 4ac। इसे जो है आप ऐसा भी लिख सकते हैं और चाहे तो d बराबर करके भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac। अगले पूछा है क्या जो समीकरण दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? इसमें हाँ या नहीं में उत्तर करना है। तो पहले से हम लोग हल कर लेंगे। 2x माइनस 3 समीकरण में हमने सबसे पहले इसे विस्तार किया। तो पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग प्लस 2ab होता है, तो 2ab में 2x आ जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस 6, दोनों साइड 2x है, इनको इधर लाएंगे हम। तो जैसे इधर लाएंगे x² प्लस 1 माइनस के 6 हो जाएंगे प्लस के 6, और ये 2x से 2x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप, केवल x² प्लस 7 बराबर 0 बच रहा है, जो कि द्विघात समीकरण के रूप का है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर कर देना है हाँ, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। प्रश्न क्रमांक, चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां करते हैं। यदि a बराबर BQ तो a एवं b में क्या संबंध है? तो यहाँ पे संबंध ये है कि b a का गुणनखंड है। b जो है a का गुणनखंड है, तो ये जो है इसमें संबंध है। आप देखो उसमें a बराबर BQ लिखा है, तो b जो है एक गुणनखंड है a का। आगे करते हैं, यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? तो द्विघात समीकरण का रूप बताना है, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा ax² bx प्लस c बराबर 0। ये जो है हमारा द्विघात समीकरण का रूप हो जाएगा। 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में पूछा है उन्होंने समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो। ये बहुत ही आसान है, इसका नाम है भाई अपना पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। अगला कर लेते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी लिखो। तो आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हो जाएगी x² प्लस y² अंडर रूट में। 15वां प्रश्न करते हैं। 15वें प्रश्न में सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुलक। आपको याद रखना है सर्वाधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 16 करते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता। तो संभव घटना की पहले वो पूछ चुका है, अब पूछिए उसने एक असंभव घटना की प्रायिकता, वो होती है 0। अगला है PE प्लस PE बार का मान क्या होगा? तो ये जो है 1 होगा। किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। पांसे को, अगला 18वां करते हैं। पांसे को एक बार फेंकने पर
संख्या 8 प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? तो आप सभी जानते हैं कि पांसे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक के अंक आते हैं, 8 तो आता ही नहीं है, तो यह एक असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता हो जाएगी 0। अगला है 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो वर्ग चिन्ह लिख देंगे भाई हम। वर्ग चिन्ह जो है मध्य बिंदु होता है, तो हमें क्या करना है, 20 से 40 में 20 प्लस 40 बटे 2 कर देना है। 20 और 40 को जोड़ के 2 का भाग, तो ये 60 बटे 2, यानी उत्तर आ जाएगा 30। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 21 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण, यदि कोई वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर स्थित है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर स्थित है, यदि कोई वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर स्थित है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहते हैं। आपको जो परिभाषा याद हो आपको वही परिभाषा याद रखनी है। अगर आपको कोई परिभाषा इसकी याद नहीं तो ये वाली परिभाषा आपको इसकी याद रख लेनी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 करते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये बहुत सरल है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो किसी वृत्त की परिधि को, किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। तो छेदक रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। चलिए 24वां प्रश्न करते हैं। इसमें पूछा है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c बटे a। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हो जाएगा c बटे a। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में लिखी हुई है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा हो जाएगी। चलिए अब जो है 26वां प्रश्न करते हैं। चलिए 27वां प्रश्न करते हैं। 27वें प्रश्न में पूछा है उसने एपी का nवां पद बताइए। तो एपी का nवां पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आखिरी प्रश्न करते हैं जो कि 28वां प्रश्न है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये रहा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसी के साथ आप चाहें तो एक चित्र भी बना सकते हैं त्रिभुज का। यहाँ पे ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है जिसके समांतर हमने एक भुजा खींची, बीसी भुजा के समांतर डीई समांतर बीसी। तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात यानी एडी बटे डीबी एई बटे ईसी में विभाजित हो जाती है। चलिए अब हम जो है प्रश्न क्रमांक 5 सही जोड़ियों के प्रश्न पढ़ते हैं। सही जोड़ियों में 2019 में जो जोड़ी आई वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी जो है, उसमें सबसे पहले अपन 2019 वाली जोड़ियों को ही हल कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दोनों हिस्से दिख रहे होंगे। तो हमने जो है यहाँ पे 5 जो स्तंभ आ है उसको लिख लिया है। अब हम पांचों के उत्तर लिखेंगे। हमें जो है गलत जोड़ियों में से छांट छांट के लिखना है।
पेपर में याद रखना है, आपको गलत जोड़ियां उतारने की जरूरत नहीं है, यानी हमें प्रश्न नहीं उतारना है, हमें केवल उत्तर में सही जोड़ियां उतारनी है। उत्तर लिखना है और सीधे सही जोड़ियां उतार देनी है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका जो मान है, जब इस जोड़ियों में आप ढूंढ रहे होंगे तो ई नंबर पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक सर्वसमीका है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा कर लेते हैं सेक थीटा का मान। तो इसमें से जब आप सेक थीटा का मान ढूंढने जाएंगे तो एफ नंबर पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो दूसरी वाली जोड़ी का जो सही आंसर है वो है 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरी में देखिए, तीसरी जोड़ी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो आप सभी को पता है ये हमारी जो है पहली सर्वसमीका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, जो कि हमें सबसे डी नंबर पे लिखा हुआ है 1, तो ये सही हो जाएगा। अब जो है चौथे नंबर की देखते हैं, tan में 60 डिग्री का मान। तो जब आप इन सभी मानों को देख रहे होंगे तो सी नंबर पे √3 जो है हमारे tan 60 का मान हो जाएगा। अब जो है cos 90 माइनस थीटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइन थीटा। ये एक सूत्र है cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा। चलिए अब हम जो है 2020 में आई हुई जोड़ी को हल करते हैं। 2020 में जो जोड़ियां आई थी उसमें जो स्तंभ आ था हमारा वो ये था। आपको स्क्रीन पे पूरी जोड़ियां दिख रही होंगी। अब जो है हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले पूछा है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पांचों ऑप्शनों में से जो सी वाला ऑप्शन है सेक थीटा वो सही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा। अगला देखते हैं, यहाँ पे हमें सर्वसमीका दे दी उन्होंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसका रूट में मान पूछ लिया। तो आपको याद रखना है इसका मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, जो कि हमें जोड़ियों में डी नंबर पे नजर आ रहा है। अब है साइन जीरो का मान, तो हम सभी जानते हैं कि साइन जीरो का मान 0 होता है। अब आ जाए टेन थीटा का। तो टेन थीटा का अगर आप देखें तो नीचे सबसे नीचे ई नंबर पर एक सूत्र लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो है हो जाएगा। अब आखिरी बचा कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इस तरह से हमने 2020 की सभी जोड़ियां हल की। चलिए अब हम जो है 2022 में आई हुई जोड़ियों को हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्तंभ आ में सेक 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, साइन जीरो, कॉस जीरो और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए स्तंभ जो हमारा बा वाला है उसमें से छांट के उत्तरों को लिखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है सेक 90 माइनस थीटा है। तो सेक 90 माइनस थीटा का मान जो है कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ये हमें जोड़ियों में सी डी नंबर में दिख रहा है कि कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा का मान कॉसेक थीटा है। अब आएगा कॉस थीटा का मान। तो यहाँ पे जब हम मिलाने जाएंगे तो सी नंबर में आपको मिल रहा होगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये जो है कॉस थीटा का मान हो जाएगा। अब आए साइन जीरो का मान। देखो पिछली जोड़ियों में भी साइन जीरो का मान पूछा था, इसमें पूछ लिया। तो साइन जीरो का मान होता है 0। कॉस जीरो का मान, तो कॉस जीरो का मान होता है 1। ये दोनों ही हमें ए और बी नंबर पे दिख रहे होंगे। साइन जीरो का मान 0 बी पे भी दिख रहा है, और जो कॉस जीरो का मान है वो 1 पे। अब जो तीसरा है 5वें नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी सर्वसमीका है। इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन प्रश्न में आप देख रहे होंगे सेक थीटा है, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर होता है सेक थीटा। अब आ जाइए 6वें नंबर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान होता है साइन थीटा। इस प्रश्न में बदल के भी आ सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाए तो कॉस कर देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाए तो साइन कर देना है। चलिए अब हम 2023 में आई हुई जोड़ियों को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। तो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर का मान, अगर इसमें से हम 9 कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मान का एक ही होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9। ये आपको त्रिकोणमिति वाले अध्याय में मिल जाएगा, ये विकल्प वहीं पे दिया हुआ है। तो इसका उत्तर आएगा 9। बिंदुओं 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है भैया हम इनमें से छांटेंगे। जब इसे आप हल करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, तो इसमें 4 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग जो है 9, 16 और 9 25। तो इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 5।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी हो जाएगी 5। घनाभ का आयतन, तो आप सभी जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन है आपको दिख रहा होगा जोड़ियों में, घनाभ का आयतन, तो यहाँ पे जो है घनाभ के आयतन के लिए ए दिया हुआ है, ए क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पे जोड़ियों में जहां घनाभ है वहां पे हम क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। जो प्रश्न है वो गलत टाइप है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे उन्होंने घन का आयतन पूछा होगा, जो कि लास्ट में एफ नंबर पे हमें दिख रहा है ए क्यूब। तो इस तरह घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। अगर घनाभ का पूछता तो आता एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसे हम नीचे लिख दे रहे हैं, तो अगर ये भी आ जाए तो हम इसको भी कर लेंगे, घनाभ का आयतन। तो ये एल गुणे बी गुणे एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो कर लेंगे हम। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो हमने इनमें जब ढूंढा तो सी नंबर में आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर, तो इस तरह वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए फिर से वही सर्वसम्मिका पूछ ली जो अभी पिछले जोड़ियों में पूछी थी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, जो कि हमें दिख रहा होगा बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अब पूछ लिया tan 90 माइनस ए का मान, तो ये होता है कॉट ए, जो कि आखिरी बचा हुआ था, तो वो सही हो जाएगा। तो इस तरह पहले प्रश्न का उत्तर 9, दूसरे प्रश्न का उत्तर 5, घन का आयतन ए क्यूब, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट ए। इस वीडियो की सबसे आखिरी प्रश्न और सबसे आखिरी जोड़ियां 2024 में जो जोड़ियां आई थी उनको हल करते हैं। जो 2024 में जोड़ियां आई थी उन्होंने सबसे पहले tan 30 का मान, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन, ये तो अपना सर्वसम्मिका ही लिखी हुई है। चलिए तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले इन्होंने tan 30 का मान पूछ लिया, तो tan 30 का मान हमें ऑलरेडी याद करके रखना है 1/√3। इससे पहले जो जोड़ियां आई थी उसमें tan 60 का मान पूछा था, तो tan का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, tan के तीनों मान, tan 45 का मान 1, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan में 60 डिग्री का मान √3। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि विकल्पों में भी मिला, हमें रिक्त स्थानों में भी मिला, एक शब्द में उत्तर में भी मिला। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें पहले ही विकल्प में यानी ए नंबर पे लिखा हुआ है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन ये होता है, ये 7 में 4/3 दिया हुआ था, है ना, तो उससे याद करेंगे हम इसे, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा होगा आपको जोड़ियों में। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। आपने जो सर्वसम्मिका पढ़ी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको याद रखना है यहां पे कोई भी कोण लिखा हो, चाहे 25 लिखा हो, चाहे 50 लिखा हो, चाहे 100 लिखा हो, इसका उत्तर एक ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान भी 1 हो जाएगा। टेन थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि हमें नीचे दिख रहा होगा, दूसरे ही विकल्प में लिखा हुआ है जोड़ियों में। आखिरी जोड़ी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो कि हमारा दूसरी सर्वसम्मिका है, इसका उत्तर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने पूरी जोड़ी हल कर ली, ये 2024 में आई थी। आप सभी ने इस वीडियो में सभी पिछले 5 वर्षों में आए हुए सभी विकल्पों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें जो है चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लेना है आगे, ताकि मैं जो है ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। अब हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।